चलिए, आपको भारतीय संविधान के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये वीडियो जो होता है थोड़ा लंबा होगा और 3 पार्ट में आपको पूरी संविधान का जो पार्ट होगा ख़त्म कर देंगे। देखिए 3 पार्ट में हमने इस संविधान को रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बहुत शॉर्टकट लिस्ट में जो होता है पूरे संविधान को और अच्छी से व्याख्या हमने किया है। जो प्रश्न आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उन्हीं को जो होता है इसमें सम्मिलित किया गया है। तो पूरा संविधान आपको पढ़ाएँगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के उद्देश्य या प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़ा गया है? क्या कहा जाता है संविधान में प्रस्तावना में? हम भारत के लोग, देखिएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 4 शब्द को याद रखिएगा। ये 4 शब्द है, हम भारत के लोग। प्रस्तावना या उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य ही आपका प्रस्तावना है, उद्देश्य या प्रस्तावना। क्या का शब्द जोड़ा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को जो होता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ये देखिए समीक्षा में पूछा गया है, आरओ में एग्जाम में जो होता पूछा गया, आरओ और ए आरओ में सारे क्वेश्चन यहाँ से कि संविधान को बनाने में समस्त नागरिकों को क्या इनमें शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था अब 2021 में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा अगर क्वेश्चन देता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। याद रखिएगा ये विकल्प बनाएगा, विकल्प ए बना देगा सामाजिक, विकल्प बी बना देगा आर्थिक, विकल्प सी बना देगा राजनीतिक। तो आपको पूछना पड़ेगा कि क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछेगा कि भारत में जो होता है संविधान को बनाने के लिए इसमें समस्त नागरिकों को इनमें से कौन सा शब्द शामिल नहीं है। तो कौन सा शब्द शामिल नहीं है तो आपको इसमें बताना पड़ेगा। दूसरी लाइन विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म या उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। तीसरे में प्रतिष्ठा, अवसरों की समता प्रदान करने के लिए उन सभी व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए। अब यहाँ से ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा कि दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को जो था मार्ग, देखिए इसमें हिंदी में जो लिखा रहा था, ठीक है, मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित या आत्म समर्पित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो होता है कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए जो होता है इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए न्याय में शब्द में क्या क्या जोड़ा गया है, अब इसको विचार करने के लिए हमने बताया भारत बनाने की जो था संविधान बनाने के लिए समस्त नागरिकों को न्याय में, न्याय अगर कहेगा कहेगा कौन सा इसमें न्याय का शब्द है, तो न्याय का शब्द अगर देता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। ये तीनों न्याय की बात करेगा। स्वतंत्रता की बात करता है हमारा संविधान, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करेगा। अगर समता की बात करता है तब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की प्रदान करता है। और बंधुता की बात करेगा तो इसमें गरिमा, व्यक्ति या ठीक है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए बात करेगा। तो इन चीज़ों को जो होता है आरओ में क्वेश्चन देखेंगे तो 2018 में भी आरओ में यहाँ से क्वेश्चन आया था और 2021 में भी आरओ में यहीं से क्वेश्चन आया था, यहीं जुग से आया था क्वेश्चन। इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए जो होता है यहाँ पर आरओ के क्वेश्चन जो होते हैं रखे जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रखा है, दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा ने आज दिनांक कब 26 नवंबर 1949 को एदत द्वारा संविधान सभा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। तो 26 नवंबर को जो था संविधान को लागू किया गया था। लेकिन अगर शब्द पूछता है पूर्ण संविधान कब लागू हुआ, तो आपको 26 जनवरी 1950 को बताना पड़ेगा। 26 जनवरी 1950 को बताना पड़ेगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। संविधान लागू आपको 26 नवंबर 1949 को हो गया था, ठीक है, संविधान को अपना लिया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से अगर लागू की बात करेगा तो 26 जनवरी 1950 को ही जो था लागू किया गया था। आगे देखेंगे, चलिए आपके संविधान में जो होता है 3 शब्द जोड़े गए थे आपके, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, अर्थात समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन जो होता है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या इसे हम 42वां संविधान संशोधन 1976 को हम लघु जो होता है लघु
संविधान की संज्ञा देते हैं, लघु संविधान की भी संज्ञा देते हैं। इसमें समता और स्वतंत्रता और बंधुता कहाँ के शब्द हैं? ये फ्रांस की क्रांति से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहां से ये शब्द प्रेरित हो पाया गया। ठीक है, स्वतंत्रता, समता और बंधुता कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से। यहाँ भी क्वेश्चन बनाया गया कि इनमें से कौन सा शब्द फ्रांस की क्रांति से समाहित है या नहीं है। इसे याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समता या बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति से अभिप्रेरित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे। कुछ विवाद हुए थे न्यायालय में लेकर के। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में ये विवाद हुआ था। तो याद रखिएगा, केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य के बीच ये विवाद चला था। विवाद क्या था? इसमें विवाद था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में विवाद था। सर्वोच्च न्यायालय ने मत दिया था, इसमें अपना विचार रखा था कि उद्देशिका संविधान का अंग है। बताया था कि उन्होंने, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जो उद्देशिका है वो संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, उद्देशिका को संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसके मूल ढांचे में के अलावा, मतलब उद्देशिका के मूल ढांचे के अलावा उद्देशिका में संशोधन किया जाएगा, मूल ढांचे में उसका कोई संशोधन नहीं होगा, क्योंकि वह संविधान का अंग है। इसलिए इसमें कोई संविधान कब तक? 2026 तक ले जो होता, कुछ सीटें संविधान में कुछ परिवर्तन होंगे, लेकिन 2026 तक जो होता कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मूल ढांचे के अलावा उद्देशिका में जो होता संविधान में संशोधन किया जा सकता है। इसी को लेकर के विवाद था। फिर एक विवाद और आया जिसे कहा जाता है गोपाल नाथ जो होता बनाम पंजाब राज्य का विवाद। इसमें भी विवाद का, यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वन डे एग्जाम के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है कि गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में एक विवाद हुआ। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने जो होता है, जो न्यायमूर्ति थे हिदायतुल्लाह, उन्होंने उद्देशिका को जो होता संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, हिदायतुल्लाह जो होता उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहे, जबकि भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान की आत्मा जो होता है किसको कहे? अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने जो होता है संविधान की आत्मा कहे, जबकि आपके जो होता है यदि हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को जो होता संविधान की आत्मा कहे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्देशिका को जो होता संविधान की आत्मा किसने कहा, तो आप हिदायतुल्लाह को याद रखिएगा। जबकि अनुच्छेद 32 में जो कहा गया है, जो आपका मूल अधिकार है, उस मूल अधिकार में आर्टिकल 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो होता है भीमराव अंबेडकर जी ने जो होता है संविधान की आत्मा कहे थे। इन शब्दों को लेकर जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आरओ के लिए हम अब रेडी हो रहे हैं, आप भी रोता आरओ के लिए रेडी हो जाइए। प्रश्न जो होता उत्तर प्रदेश पुलिस और आरओ के लिए यहाँ पर क्वेश्चन रखे जाएंगे। उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ क्या होते हैं? जो उद्देशिका में शब्द प्रयोग है उसके अर्थ क्या है? पहला है संविधान की प्रभुसत्ता निहित होती है किसमें? जनता में। और संविधान का मूल स्रोत भी कौन है? जनता, भारत की जनता है। ठीक है, जो प्रभुसत्ता निहित है वो जनता में होती है, और संविधान का जो मूल स्रोत है वो भी जो है जनता के अंदर किया गया है। हमने यहाँ बताया था आपको कि भारत के लोगों ने जो होता है संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन अगला है कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया कहाँ से? अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से लिया गया है। ठीक है, लिया गया था, लेकिन ये कहाँ से लिया अमेरिका ने? ये लिया था संयुक्त राष्ट्र संघ में जो होता रखा गया था। क्या था? संयुक्त राष्ट्र में संघ में लिखा गया था वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर जो वी द पीपुल ऑफ, तो हमने यहाँ लिखा यूनाइटेड नेशन की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया इंडिया। ठीक है, क्या लिख दिया? इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हमने कहाँ से लिया है? संयुक्त राष्ट्र संघ से लिया गया है। ठीक है, वहाँ पर वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड नेशन था। ये अमेरिका की एक स्वतंत्रता घोषणा पत्र से लिया गया है। कौन सा? हम भारत के लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी शब्दों का जो होता है एक शब्द भी पूछता है, जैसे हमने कह दिया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कभी कभी पूछता है आपसे, बहुत बार पूछा गया कि प्रभु जो शब्द संविधान में आपके उद्देशिका में, ये उद्देशिका का शब्द पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। ठीक है, उद्देशिका में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है उसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। ठीक है, तो भारत, इसका मतलब होगा कि भारत जो होता है
किसी भी मामले में जो होता है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य मामले में हो, किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होता कि किसी के कार्य कहने पर कार्य करे या किसी सत्ता के अधीन हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। समाजवादी शब्द जोड़ा गया। समाजवादी शब्द का क्या मतलब होता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमने बताया उद्देशिका में जोड़ा गया था। समाजवादी का मतलब क्या था? भारत की आंतरिक और बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। ये शब्द का मतलब हो गया, मतलब कि कोई जो होता है भारत के सोशलिस्ट पर जो होता है प्रहार नहीं कर सकता है। वो भारत किसी भी जो होता है भारत के आंतरिक मामले में कोई विदेशी सत्ता हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ना तो उसके बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता को या शक्ति को जो होता है अधीन है कि वह हस्तक्षेप कर सके। ठीक है, ये समाजवादी का मतलब रखा गया। आगे देखेंगे पंथ निरपेक्ष का मतलब। देखिए, पंथ निरपेक्ष बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, यूपीपी में भी पूछा गया है, पुलिस के भी क्वेश्चन पूछा गया है पंथ निरपेक्ष के बारे में। तो पंथ निरपेक्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सेकुलर जिसे कहते हैं। ये भी जो था आपको बताया कि पंथ निरपेक्ष जिसे आप कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष, कभी कभी धर्म निरपेक्ष भी कहता है। ठीक है, इसे ये ना कहिएगा क्वेश्चन जो होता है पंथ निरपेक्ष आ गया तो कुछ लड़के जो होता है रट्टू विद्या मारते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष एक ही बात कहता है। ये भी जो था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया उद्देशिका में। इसका अर्थ देखिए एक ही होगा कि भारत में कोई धर्म नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत राज्य का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, इसी मतलब होता है यह होता। पंथनिरपेक्ष का तात्पर्य ऐसे राज्य जो किसी धर्म को विशेष राज धर्म की मान्यता प्रदान नहीं करता है। ठीक है, मान्यता जो होता है प्रदान नहीं करता है उसे हम ठीक है, मान्यता प्रदान नहीं करता बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्मों को मानते हैं। यहाँ पे क्या है, सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करना ही पंथ निरपेक्ष कहलाता है। ठीक है, अब लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेसी, अर्थात डेमोक्रेसी लोकतंत्र का क्या मतलब रखा जाता है? लोकतंत्र का मतलब ही होता है लोगों का तंत्र या जनता का शासन। जहाँ जनता का शासन होता है वहाँ पर लोकतंत्र। याद रखिए, यूएसए के बाद भारत जो होता है सबसे बड़ा लोकतंत्र है, याद रखिएगा। भारत, हमें लगता है यूएसए से भी बड़ा भारत को मान लेना चाहिए, यूएसए से बड़ा जो होता है मान लीजिए, लेकिन यूएसए जो होता है भारत जो होता है दूसरे नंबर पर लोकतंत्र के मामले में आता है, ये भी जान लीजिए। आपको लोकतंत्र की बात करते हैं तो भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है। भारत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाते हैं। इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रणाली और प्रतिनिधि प्रणाली भी कहा जाता है। तो भारत का जो होता है ये कहा जाता है कि अब्राहम लिंकन ने एक शब्द दिया था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषाएं अगर देखा जाए तो अब्राहम लिंकन के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी जिसमें कहा गया था अब्राहम लिंकन के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति लोकतंत्र मत जो होता है लोकतांत्रिक शासन जो होता है जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने कहा कि जो लोकतांत्रिक शासन होता है ये जनता का है और जनता के लिए जो होता है और जनता द्वारा स्थापित जो होता है शासन का लोकतंत्र कहा जाता है। याद रखिएगा, किसके लिए? जनता का शासन, जनता के लिए, और जनता द्वारा स्थापित शासन को हम क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र कह सकते हैं। इसकी परिभाषा, सबसे लोकतंत्र की परिभाषा पहले कौन दिया था? अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। अब एक शब्द सुनता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे गणराज्य एक शब्द निकला है, गणराज्य, तो जिसे आप रिपब्लिक कह सकते हैं। गणराज्य का तात्पर्य होता है भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित नहीं निर्वाचित होकर, ना कि वंशानुगत होता। जहां पर गणराज्य नहीं होता, राजतंत्र होता है। ठीक है, वहां पर जो होता वंशानुगत शासन होता है। जैसे आप ले लीजिए सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब में जो होता है वहां पर जो होता है राजतंत्र है, वहां पर वंशानुगत शासन चलता है। ठीक है, उनके बड़े पुत्र जो होता है शासन पर बैठते जाते हैं। लेकिन भारत एक गणराज्य है जिसका गणराज्य का मतलब होता है ऐसे राज्य, ऐसा राज्य जो होता है जो भारत का जो राज्य निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा शासन चलता है, जहाँ लोकतंत्र होता है। अर्थात यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि क्या होता है? वंशानुगत होता है। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक के साथ राजतंत्र भी गणराज्य है। तो ब्रिटेन में जो होता है लोकतंत्र के साथ साथ जो होता है राजतंत्र के भी गणराज्य होते हैं। तो ये शब्दों को आप जितना पढ़े हैं, इन शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे
तो आपको जो होता है एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आरओ एआरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले में हम देखते हैं क्या कहा जाता है, संविधान की विषय वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है विषय वस्तु की, याद रखिएगा संविधान की विषय वस्तु की हम बात करेंगे। पूरा संविधान हमने पूरा संविधान जो होता है बहुत शॉर्टकट में लिस्ट में बनाया गया है, बहुत शॉर्ट लिस्ट में जो होता है आपको पूरा संविधान व्याख्या कर देंगे। फिर आपको जो होता है पुलिस की वैकेंसी में डिस्क्रिप्टिव व्याख्याएं होंगी, लेकिन यहाँ पुलिस के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी यहाँ पर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए देखेंगे संविधान की विषय वस्तु की बात कर लेते हैं। आप भाग भाग में देखेंगे मूल संविधान में कितने भाग है, 22 भाग है। वर्तमान में कार्य भी कर रहे हैं 22 भाग है, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो 25 भाग टोटल होते हैं। ठीक है, गणना की दृष्टि से अगर पूछेगा एग्जाम में मूल संविधान में पूछता है भाग कितने, तो 22। वर्तमान में कितने हैं, 22, लेकिन गणना की दृष्टि से पूछ दिया तो आपको 25 भाग मानना पड़ेगा। ठीक है, भाग 4 जो होता क 9 क भाग जो होता रखा गया है इसमें, तो यहाँ पे भी जोड़ा जाएगा। तो अगर आपको मूल संविधान में 22 भाग, वर्तमान में पूछता तो 22 भाग, गणना की दृष्टि से 25। यूपी पुलिस में जो होता 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, देख लीजिएगा पेपर उठाकर, वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था पुलिस में। अनुसूचियों की बात करेंगे तो मूल संविधान पूछता है तो 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान में 12 हैं और 12 ही अनुसूचियाँ गणना के दृष्टि से भी कार्य कर रही हैं। ठीक है, जबकि अनुच्छेद अगर पूछता है तो आपको अनुच्छेद बताना पड़ेगा 395, मूल संविधान में 395, वर्तमान में भी अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन अगर गणना के दृष्टि से पूछेगा तो 465 अनुच्छेद आपको मानना पड़ेगा। याद रखिएगा 465 अनुच्छेद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्वेश्चन किस आधार पे एग्जामिनर पूछता है वो आपके ऊपर है। जैसे हमने कहा था 2018 में पुलिस ने पूछ दिया था कि गणना के दृष्टि से कितने भाग हैं, तो 25, लेकिन कुछ लड़के 22 भाग मार के आए थे। मूल संविधान वर्तमान पूछेगा तब आपको मानना पड़ेगा पुराना डाटा, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से पूछा तो 25 मानेंगे। उसी तरह से अनुच्छेद में मूल अनुच्छेद पूछता है तो 395 और वर्तमान में 395, जबकि गणना की दृष्टि से पूछेगा तो 465। अगर यहीं परिशिष्ट की संख्या पूछता है तो 5 परिशिष्ट की संख्या, इसमें भी 5 परिशिष्ट। भाग किसे कहा जाता, अनुसूचिया किसे कहा जाता, अनुच्छेद किसे कहा जाता, परिशिष्ट किसे कहा जाता, ये क्वेश्चन आरओ के बन जाते हैं, आपके आरओ और एआरओ के बन जाते हैं। तो आपको इनकी परिभाषाएं भी क्वेश्चन पूछता है, आप पेपर उठाकर देखेंगे तो आरओ और एआरओ में। तो हम इसके एक एक की व्याख्या करेंगे, पहले हम भाग की व्याख्या कर लेते हैं, इसके बाद जो होता है देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए संविधान के जब भाग याद करने का सबसे अच्छा तरीका आपको होगा कि भाग जो होता है पार्ट्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, भाग आपको जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो होता है हर एक एग्जाम में पेट में भी क्वेश्चन आया था कि आपका मौलिक अधिकार जो होता है किस भाग में रखा गया या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक होता है। अगर ये पूरा आर्टिकल से याद कर लीजिए और भाग याद करेंगे तो संविधान का कुछ पार्ट आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या होता है। भाग 1 में क्या होगा, संघ और राज्य और उसके क्षेत्र का वर्णन है, ये 1 से 4 तक रहा गया। सारी चीज का व्याख्या हम करेंगे, बस चर्चा पहले कर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है। ठीक है, भाग 1 में कोई संविधान संशोधन नहीं किया गया है। भाग 2 में देखेंगे नागरिकता की बात करता है, भाग 2 नागरिकता की बात करेगा, 5 से 11 तक नागरिकता का, इसकी चर्चा हम व्याख्या में करेंगे आगे भी। सारे भाग का और अनुच्छेद का हम व्याख्या करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पर भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, इसमें भी कोई संविधान में चेंज नहीं हुआ, मौलिक अधिकार में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। भाग 4 में देखेंगे राज्य का नीति निर्देशक तक, 36 से 51 तक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है कि किस आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक, 36 से 51 तक रखा गया, इसमें भी कोई संविधान का संशोधन नहीं किया गया। भाग 4 मौलिक कर्तव्य की बात करेगा, 51 का, इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको बनाया गया था, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, किसमें 51 का बनाया गया। ठीक है, राज्य का नीति निर्देशक 51 था का, और इसमें भाग 4 का बना करके 51 का अनुच्छेद रखा गया जिसमें रखा गया था। इसके बाद जो होता है भाग 6 की 5 की बात करते हैं हम लोग। भाग 5 में जो होता है केंद्रीय प्रशासन है, जबकि भाग 6 राज्य प्रशासन है। देखिए भाग 5 जो होता है केंद्रीय प्रशासन में 52 से लेकर के 151 तक की चर्चा की गई। अब केंद्रीय प्रशासन में जो होता है जो भी होगा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी रहेंगे महान्यायवादी, आपको सारे के सारे आर्टिकल 52 से 151 के बीच में ही आपको सारे शासन,
याद करने का एक तरीका होगा कि केंद्रीय प्रशासन की कोई भी बात करता है तो आप आर्टिकल 52 से 51 के बीच में याद करेंगे, जबकि राज्य प्रशासन की जैसे राज्यपाल की नियुक्ति उक्ति के बारे में बात करता है तो आप 152 से आप 237 तक जो होता है आप किसको भाग 6 में राज्य प्रशासन की बात करेंगे। मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है तो 152 से 237 तक के बीच में जो होता है जो उपबंध रखे जाते हैं, नियुक्ति उक्ति रखी जाती है, सारी चीज इसमें रखेंगे। अभी हम दोनों को एक साथ व्याख्या करेंगे, आगे देखते हैं। भाग 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। भाग 7 में देखेंगे आपको प्रथम अनुसूची में जो होता है भाग ख के राज्य जोड़े गए हैं 238 अनुच्छेद 238 में। यहाँ जो था 7वां संविधान संशोधन 1956 को जो था समाप्त कर दिया गया। भाग 7 को जो था समाप्त कर दिया गया कब? 7वें संविधान संशोधन 1956 में जब हुआ था तो इस भाग 7 को जो होता है हम लोग जो होता है इसमें समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, भाग जो था ख के राज्य के तहत। अब भाग 8 में देखेंगे केंद्र प्रशासित प्रदेशों की चर्चा की गई है 239 से 242 के बीच में। कोई भी केंद्र शासित प्रश्न अगर क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा 239 से 242 इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। भाग 9 का में पंचायत है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से 9 10 यहाँ देखिए 9 9 का 9 खा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। तो 9 में पंचायत है 243 से लेके 243 ओ तक जो होता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर रखिएगा। ठीक है, पंचायत भाग 9 पंचायत जो होगा 243 से 243 ओ तक दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन जो होता है 1992 तक। फिर जो होता है भाग 9 का है नगर निकाय के बारे में बात किया गया 243 पी से 243 जेड तक जो होता है यहाँ पर रखा गया। ठीक है, यहाँ पर जो था 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो होता है यहाँ पर भी रखा गया है। हेलो। हाँ हेलो सर जी नमस्ते। नमस्ते। सर जी इसमें आगे देखेंगे 9 खा में सहकारी समितियां हैं 243 से लेकर के 243 जेड टी तक जो होता 73वां संविधान संशोधन 2011 97 सॉरी 97 संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। अब यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ये नहीं रखा जाता है आपको जो होता है भाग 14 में जो होता है कोई पीसीएस या यूपीएससी के बारे में 308 से 323 तक की चर्चा किया गया है आपको। लेकिन भाग 14 का में ये शब्द पूछा गया अधिकरण कब शब्द जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिकरण शब्द को जोड़ा गया था। तो आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अधिकरण शब्द को जोड़ा गया था और इसे भाग 14 क में जो होता रखा गया। ठीक है, भाग 15 मोस्ट इंपोर्टेंट है निर्वाचन आयोग 324 से लेकर 329 के बीच में अगर अनुच्छेद है याद करना है तो यहाँ के बीच में अगर कोई अनुच्छेद याद नहीं है तो 324 से लेकर 329 के बीच में आप निर्वाचन आयोग से संबंधित नियुक्तियां संबंधित उसके अधिकार संबंधित सारी चर्चा इसी के बीच में आर्टिकल अगर पूछा गया है विकल्प में है तो आप लगा दीजिएगा। ठीक है, भाग 16 में जो होता है एसटी ओबीसी आयोग के बारे में बात की गई है, जबकि भाग 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजभाषा आयोग 343 से लेकर 351 तक। इसके लिए 343 से 351 तक आप जो होता है प्ले लिस्ट में जाएंगे, एक हिंदी का पार्ट 1 वीडियो होगा उसमें आपको पूरी तरह से 343 से लेकर 343 344 351 तक पूरी चर्चा कर रखे। ठीक है, आगे देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है भाग 18 यह आपातकाल की बात करेगा 352 से 360। याद रखिएगा आपातकाल में जो होता है 352 356 365 भी जो होता है आपातकाल से ही संबंधित है। ठीक है, ये 365 ये चारों जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भाग 18 जर्मनी से लिया गया है, आगे आप पढ़ेंगे आप। भाग 19 में जो होता प्रकीण या राष्ट्रपति या राज्यपाल के बारे में बात करेगा। ठीक है, 361 से 367 के बारे में। भाग 20 में जो था संविधान संशोधन 368 संविधान संशोधन की बात करता है। 368 में दिया गया अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन होता है। याद रखिएगा कितना 368 के तहत। ठीक है, संविधान संशोधन 368 में जो था कहाँ से दक्षिणी अफ्रीका से। आगे अभी क्वेश्चन सारे की व्याख्या करेंगे हम तो उसमें बताएंगे। भाग 21 में जो होता है संक्रमणकालीन उपबंध होता है। संक्रमणकालीन
उपबंध की चर्चा की गई है, जबकि भाग में जो था 22वें भाग में जो था संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में पाठ्यकृत जो होता है निरीक्षण के बारे में 393 से 395 अनुच्छेद के बारे में चर्चा किया गया है। यहाँ पर भी चर्चा हुआ है आपका जो रखा जाता पूरा। इसके बाद आइए अनुसूची के बारे में बात करते हैं। अनुसूचियां मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता है कि 8 अनुसूचियां थी, जिसे वर्तमान में 12 अनुसूचियां अभी ऊपर पढ़े कार्य करते हैं। इन अनुसूचियों में एक क्वेश्चन जो था पेट में भी आता है अनुसूचियां, तो सारे एग्जाम में जो होता है अनुसूचियों के बारे में 12 अनुसूचियां होती हैं, किसमें क्या दिया गया है इसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करते हैं कि कौन सी अनुसूची किसमें क्या रखा गया है। तो चलिए देखते हैं कि अनुसूचियों में क्या है। पहली देखिए, मूल संविधान में हमने बता दिया आपको कि जो मूल संविधान जो होते हैं वहां पर जो था अनुसूचियों के अगर देखेंगे तो 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, संविधान के विषयों के जानने के शीर्षक को ही अनुसूची कहा जाता है। ये आपको आरओ में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आरओ में पूछा जाता है कि अनुसूची किसे कहा जाता है। तो संविधान के विषयों को जानने के शीर्षक को ही हम क्या कहेंगे, अनुसूची कहा जाता है। अनुसूची फर्स्ट में अगर आप देखेंगे तो अनुसूची फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन मिला गया। अनुसूची 2 में जो होता है वेतन भत्ते की बात करेगा। ठीक है, अनुसूची 3 में जो होता है शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारंभ, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन जो होता है किस अनुच्छेद अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची फर्स्ट में वेतन भत्ते की बात करेगा तो सेकेंड में, और शपथ या प्रतिज्ञान की बात करेगा तो जो होता है तीसरी अनुसूची में रखा जाता है। फिर चौथी पांचवी में क्या होता है, चौथी अनुसूची में राज्य की सभा की सीटों का आवंटन की बात करेगा, राज्यसभा की सीटों का आवंटन की बात कर देगा। जबकि अनुसूची 5 में जो होता है संपूर्ण भारत के एसटी जो होते हैं असम मेघालय त्रिपुरा एसटी को छोड़कर, क्योंकि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम को जो होता है भाग 6 में जो होता है विशेष श्रेणी में रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए संपूर्ण भारत में एसटी के लिए तो अनुसूची 5 बनाएगी, लेकिन अनुसूची 6 जो स्पेशल कैटेगरी में रखे गए हैं एसटीओ के लिए, वो असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इनके लिए एक अलग से जो था प्रावधान रखा गया है। ठीक है, इनके लिए अनुसूची 6 में रखा गया, अनुसूची 5 में नहीं रखा गया। अनुसूची 7 में जो होता सूत्री सूची विभाजन की चर्चा की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों को जो होता है देखेंगे। जब आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप पीसीएस के दे चाहे आरओ, ये अनुसूची 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पर संघ का कौन सा विषय, कौन सा जनगणना किस विषय है, जाति किस विषय, जाति जनगणना किस विषय में रखा जाता है, या जन स्वास्थ्य किस विषय में, परिवार नियोजन किस विषय में, वन किस विषय में, ये सारी सूचियां में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको पढ़ना है, लेकिन हम इसकी व्याख्या बहुत अच्छे से करके आपको बताएंगे। ठीक है, अनुसूची 8 में जो होता है आपकी भाषाओं की चर्चा की गई। ठीक है, कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। एक एक भाषा किस किस भाषा के अधीन रखा गया इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अनुसूची 9 की जो होता है, देखिए अनुसूची 9, 10, 11, 12, ये जो 12 अनुसूचियां रखी गई हैं, ये सारी अनुसूचियां जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये 9, 10, 11, 12 अनुसूचियां, इसकी हमने एक कॉलम बना कर तैयार किया, जिसमें आपको समझने में बड़े आसान हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अनुसूची 9 में जो होता भूमि आवंटन व कानून की बात करेगा। ठीक है, इसमें भूमि आवंटन कानून जो होता पहले संविधान संशोधन जब हुआ था 1991 में, तब इस शब्द को जोड़ा गया था, भूमि आवंटन कानून शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे भूमि, अनुसूची 9 में भूमि आवंटन कानून फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था 1951 को, जो होता पहला संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा, अगर पूछता है पहला संविधान संशोधन कब हुआ तो 1951 को हुआ था। ठीक है, फिर अनुसूची 10 दल बदल कानून के बारे में बताया जाता है 52 सेकेंड। देखिए 52वां संविधान संशोधन, ठीक है इसमें, लेकिन अगर 52 की जगह अगर 91वें संविधान संशोधन दे देता तभी दल बदल कानून के संबंधित होता है। तो चाहे 52 दे चाहे 51, ये दोनों रखा जाता है। 1985 में जो होता है इस शब्द को कानून बनाया था, दल बदल कानून 1985 में इस संशोधन हुआ था। फिर अनुसूची 11 में पंचायत के बारे में संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो होता संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसमें कुल टोटल कितने विषय, 29 विषय। याद रखिएगा, पंचायत में 29 विषय और नगर पालिका या नगर निकाय में जो होता 18 विषय। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। भाग अनुसूची 11 में जो होता है पंचायत है और अनुसूची 12 में नगर निकाय है। देख रहे हैं आप, इसमें नगर निकाय में 18 विषय है,
जबकि पंचायत में 29 विषयों को जो होता है चर्चा की गई है। अब आपको देखेंगे व्याख्या अगर हम करेंगे तो चलिए देख लेते हैं व्याख्या में क्या किया जाता है। वेतन भत्ते की व्याख्या क्या करें, अगर देखा जाए तो अनुसूची 3 हम देख लें। अनुसूची फर्स्ट सेकंड संघराज्य, दूसरा वेतन भत्ते की बात करेगा, तो तीसरा जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम तीसरे पे ज़्यादा प्रतिज्ञान रखेंगे। तीसरा जो होता है क्या रखा जाता है इसमें, तीसरे पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे अनुसूची 3 में, ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में। तो यहाँ देखिए किसको क्या शपथ, कौन कौन संविधान का शपथ ग्रहण करता है, कौन शपथ जो होता है गोपनीयता की बात करता है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। भारत के अंतर्गत प्रमुख अधिकारियों को शपथ दिलाने का प्रारूप दिया गया है अनुसूची 3 में। भारत का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, देख रहे हैं, भारत का राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है, भारत संविधान का शपथ ले सकता, भारत के संविधान का शपथ लेता है, जबकि अन्य पदाधिकारी केवल पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, दो ही लोग संविधान की शपथ, भारत के संविधान की शपथ ग्रहण कर सकते हैं, और जबकि अन्य पदाधिकारी पद और गोपनीयता के जो होता शपथ लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है कि भारत के संविधान की शपथ लेने वाले पदाधिकारी, संविधान के अगर शपथ लेने वाले, राष्ट्रपति और सीजीआई अर्थात सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और सभी पद जो होता है, पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले व्यक्तियों में आपके प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आएंगे, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ जाएंगे, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, कैग, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये सभी लोग जो होता है गोपनीयता और पद की शपथ लेते हैं। ठीक है, ये लोग होते हैं। केवल दो ही व्यक्ति भारत के संविधान का शपथ ग्रहण करता है, राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, याद रखिएगा आपको। अब अनुसूची 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है। देखिए भारत के 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश में, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी को जो होता है राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधियों का विवरण की बात करेंगे हम। ठीक है, केवल 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जो केंद्र शासित प्रदेश जो होता है राज्यसभा में, कौन से केंद्र शासित प्रदेश जाते हैं, दिल्ली के और पुडुचेरी के। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी के जो होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि 17वां जब संविधान संशोधन 1992 को जो होता है, दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पहले नहीं शामिल थे, लेकिन जब 1992 में जब 17वां संविधान संशोधन हुआ, तब उनमें जो होता है दिल्ली और पुडुचेरी को भी जो होता है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में जो होता है शामिल कर लिया गया। ठीक है, आपको बता दें राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या 245 है, लेकिन दो अधिकतम 250 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 245 की बात करेंगे हम। देखेंगे 245 सीटों में जो होता है 233 राज्य से आते हैं, 12 जो होता है राष्ट्रपति क्या करता है, नामित करता है। ठीक है, कहाँ से नामित करता है आगे बता रहे हैं अभी। ठीक है, तो 233 राज्यों से आते हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति जो होता नामित किया जाता है। आपको बता दें कि जो होता है सर्वाधिक जो होता है राज्यसभा सीटों की संख्या 31 उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, दिल्ली और पुडुचेरी राज्यसभा सीटों की संख्या, दिल्ली में जो होता है 3 राज्यसभा की सीट है और पुडुचेरी में 1 राज्यसभा की सीट रखी गई है। इसकी पूरी तरह से व्याख्या करेंगे। अभी हम आपको अनुसूची 5 में व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं कि क्या क्या अनुसूची 5 में रखा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन होता है, आरओ और यारो देते समय बहुत अच्छी वैकेंसी, 411 वैकेंसी है, बहुत बेस्ट वैकेंसी है। अगर इसकी जो होता है इतनी सारी वैकेंसियों में आप एक सीट पक्का करिए, यहाँ पर जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाकर। अनुसूची 5 में अभी हमने बताया था कि एसटी के बारे में जो होता है बारे में उपबंध किया, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जो होता है अनुसूची 6 में जो होता है यहाँ पर जो होता क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है यहाँ पर। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनको जो होता है विशेष जो होता श्रेणी में अलग बना दिया गया अनुसूची 6 में, और 5 में जो होता पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में एसटीओ के लिए जो होता उपबंध किया गया है। ठीक है, अनुसूची 7 की बात करेंगे। सूत्री सूची विभाजन की बात किया, हमने बताया केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच मध्य जो था शक्तियों के विभाजन के बारे में दिया गया है। ठीक है, 3 सूचियां हमने अभी भी बताया। केंद्र सूची जिस पर विधि अर्थात कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का, उसे केंद्र सूची कहा जाता है।
राज्य सूची उसे कहा जाता है जिस पर विधि बनाने का अधिकार केवल राज्य को हो, उसे जो होता है राज्य सूची कहा जाता है। समवर्ती सूची उसे कहा जाता है जिसे विधि बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को हो, उसे हम जो होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, उसे हम समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर याद रखिएगा कि केंद्र में जो था सूची में जो था, पहले मूल संविधान में 97 विषय थे लेकिन वर्तमान में 100 हैं। यहाँ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे एग्जाम के लिए होता है, आर पुलिस में जो होता सूची फर्स्ट में जो था 97 विषय थे लेकिन वर्तमान में 100 विषय रखे गए हैं। राज सूची में जो होता है पहले 66 थे, यहाँ से घटा करके जो होता 61, ठीक है, 61 विषय रखा गया। जबकि समवर्ती सूची में 47 थे, यहाँ से जब घटाया गया 61 तो यहाँ ला करके समवर्ती सूची में रख दिया गया कौन, जैसे वन हुआ समवर्ती सूची में चला गया, आपके शिक्षा हुआ समवर्ती सूची में चला गया, ये सबको जो होता है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। क्या क्या समवर्ती सूची में शामिल किया गया, इसका भी हमने एक वीडियो जो होता है डाला, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। समवर्ती सूचियों का विभाजन के बारे में हमने अच्छा सा वीडियो बनाकर डाला है, यहाँ पर इसके बारे में भी वीडियो जो था प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। अनुसूची 8 जो होता है, हमने बताया कि जब हिंदी का पार्ट 1 पढ़ाए गए थे तो यहाँ पर अनुसूची 8 के बारे में पूरी व्याख्या हमने किया था और 343 से लेकर के भाषाओं के बारे में 351 तक व्याख्या किया है। तो हिंदी के प्ले लिस्ट में जाकर के हिंदी पार्ट 1 में जो होता है यहाँ पर दिया गया है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरी व्याख्या सहित जो होता है वहाँ बोर्ड पर किया गया है डिस्क्रिप्टिव क्लासेज में। हमने बताया मूल संविधान में 22 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22, सॉरी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जबकि वर्तमान में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। ठीक है, तो मूल संविधान में पूछेगा 14 और 22 भाषाएं। मूल संविधान में 14 भाषाएं कौन कौन थी, यहाँ देख सकते हैं आप कौन कौन भाषाएं जो था मूल संविधान में रखी गई थी। उर्दू, तेलुगु, कश्मीरी, तमिल, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, बंगाली, असमी, हिंदी और संस्कृत, ये 14 भाषाएं मूल संविधान में पहले सम्मिलित हुई थी। अब जो होता 14 भाषाओं के अलावा आपके 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो 8 भाषाएं जोड़ी गई थी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, किस आर्टिकल में रखी गई, वहां से क्वेश्चन 100% पूछता है कौन कौन सी भाषा रखी गई थी। तो आपके लेखपाल परीक्षा में पूछा गया था और पेट भी एग्जाम में पूछा गया था, सभी एग्जामों में जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या यहाँ से पूछा गया। 8 नई भाषाओं की सूची की अगर हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या किया गया। जब 21वां संविधान संशोधन हुआ 21, ठीक है, संशोधन हुआ 1967 में, 21वां संशोधन संविधान संशोधन, एक भाषा जोड़ी गई थी जिसको कहा जाता है सिंधी। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत एक भाषा जोड़ी गई सिंधी को। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ तो 3 भाषाओं को जोड़ी गई थी, मणिपुर, कोंकणी और नेपाली। ठीक है, मणिपुर, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई थी। इसके बाद जो होता जब 92वें संविधान संशोधन की बात हुई तो 2003 में जो था 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं को जोड़ा गया। याद रखिएगा 4 भाषाओं के, डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो, इन 4 भाषाओं को। तो 4 4 8 भाषाएं होगी, 22 भाषाओं का उल्लेख आपके संविधान में रखा गया। इस कॉलम को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा नोट्स भी आप बना सकते हैं और नोट्स जो होता है आपको बहुत काम आएगा, यहाँ पर रखा गया है नोट्स जो होता है बना सकते। देखेंगे इसमें जो होता है क्या, 21वें संविधान संशोधन की बात करेंगे तो जो एक भाषा जोड़ी गई थी 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ तो एक भाषाएं जोड़ी गई थी, तो सिंधी जोड़ी गई थी। सिंधी कहाँ की भाषा है, तो सिंधी आपकी कहाँ की भाषा है, ये पश्चिमी राजस्थान की थी। तो जब आप आरओ और ईआरओ का पेपर देंगे तो उसमें भी जो था सिंधी भाषाएं जो जोड़ी गई हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधी कहाँ की भाषाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। ये तो वनडे एग्जाम का हो गया, लेकिन जब आप आरओ को देंगे तो वहाँ दूसरी भाषा हो जा सकती। ठीक है, 1992 में जो होता है 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, मणिपुर, कोंकणी और नेपाली को। तो मणिपुर की भाषा आप जान लीजिए मणिपुर का है, लेकिन कोंकणी कहाँ की भाषा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 71वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था वो जो होता है कोंकणी शब्द जोड़ा गया था, तो कोंकणी जो होता है कहाँ की भाषाएं रखी जाती हैं, तो कोंकणी आपकी जो भाषा है वो गोवा की, कहाँ की, गोवा की।
नेपाली कहाँ की है? भारत की भाषा है, ठीक है, नेपाली भारत की है। जब इसमें जो होता 2003 में जब 92 संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाओं जोड़ा गया, तो क्वेश्चन पूछा जाता है मैथिली कहाँ की भाषा है? बिहार की है। डोंगरी कहाँ की बोली जाती है? जम्मू कश्मीर की। बोडो कहाँ की? असम की है। संथाली कहाँ? झारखंड की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है, ये सारी भाषाएं याद रखना पड़ेगा। मैथिली बिहार में बोली जाती है, डोंगरी जम्मू कश्मीर की है, बोडो असम की होती है, संथाली झारखंड की भाषाएं रखी जाती है यहाँ पर। अब देखेंगे हम, आप भाग देखें, इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। हमने आपको 22 भाग के बारे में चर्चा किया, ठीक है। फिर आपको हमने अनुसूचियां बताया, ठीक है, 12 अनुसूचियों के बारे में। फिर इसके बाद हम करते हैं अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो होता है आपका संविधान पूर्ण रूप से जो होता है, जब यहाँ पूरी व्याख्या हो जाएगी तो हम पूरी व्याख्या को जो होता है आपको अलग से चैप्टर में पढ़ाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग, अब अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भाग 1 में हमने आपको क्या बताया? भाग 1 में हमने व्याख्या बताया आपको। भाग 1 में हमने बताया था कि अनुच्छेद 1 से 4 तक जो होता है भाग 1 में रखा गया है। भाग 1 क्या करता है? अर्थात इंडिया, अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, एक जिसमें कहा गया अनुच्छेद 1 में कहा गया। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया? नए राज्यों की प्रवेश की स्थापना, ठीक है, प्रवेश या स्थापना की बात की गई आर्टिकल 2 में। सारे ये आर्टिकल जितने हैं, अभी आपको हम केवल आर्टिकल बता रहे हैं कहाँ कहाँ पर रखा गया है, लेकिन हम जब विस्तृत व्याख्या करेंगे, इसको पढ़ाएंगे बोर्ड पर जो होता है, तब आपको पूरी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको समझने की जरूरत है, अनुसूचियां भाग कितने कितने यहाँ पर व्याख्या की बात की गई, ठीक है। अनुच्छेद 2 में जो होता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात की गई। अनुच्छेद 3 में जो होता है नए राज्य के निर्माण और वर्तमान राज्यों और सीमाओं में के नाम में परिवर्तन की बात भी किया गया, संसद द्वारा किया गया। आर्टिकल 3 में जो होता है संसद कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमाओं को घटा सकता है, बढ़ा सकता है उसके राज्य क्षेत्र को, या उसके सीमाओं या नाम में जो होता है उसके राज्य में परिवर्तन कर सकता है। ये आर्टिकल 3 के तहत होता है। नए राज्य का निर्माण कर सकता है, आर्टिकल 3 कहता है। 4 में जो होता है राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात की गई है कि राज्य का निर्माण कैसे किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया के बारे में की गई। भाग 2 जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो नागरिकता है 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता मिलेगी। 5 अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 7 में जो होता भारत से नागरिकता, जो होता भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 8 में जो होता है विदेशी में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता की उल्लेख किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद आपका 9 जो होता है क्या कहता है? नागरिकता कैसे समाप्त की जाती है उसके बारे में, ठीक है। और अनुच्छेद 10 नागरिकता बने रहने के बारे में बात करता है। जबकि अनुच्छेद 11 जो होता है संसद की शक्ति है कि किस व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है, किस व्यक्ति की नागरिकता नहीं, ये विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? अनुच्छेद 11 में। इन सभी को व्याख्या एक एक लाइन में आपको केवल याद रखने की बात कर रहे हैं अनुच्छेद की, लेकिन इसकी व्याख्या हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, जो कभी भूल भी नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे, भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है 12 से 35 तक लिए, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 12 में जो होता है राज्य की परिभाषा केवल भाग 3 के लिए लागू किया जाता है। इसको भी आरओ और एआरओ के क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। मौलिक अधिकार को हमने 12 से लेकर के जो होता 19 तक ले मौलिक अधिकार की चर्चा पढ़ाया है। अभी 19 से पार्ट 2 में भी पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन 19 तक ले जो होता है चर्चा आप अच्छे से देख सकते हैं। बहुत व्याख्या करके पढ़ाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया गया, तो वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। भाग 12 में जो होता है राज्य की परिभाषा केवल भाग 3 के लिए लागू किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 13 जो होता है मौलिक अधिकार की सुरक्षा का दायित्व जो होता है किसके पास होगा? किसके पास होगा? सर्वोच्च न्यायालय के पास। मौलिक अधिकार की सुरक्षा का दायित्व किसके पास गया रखा गया? मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद 13 कहता है। और अनुच्छेद 13 क्लाउज 1 कहता है संविधान के पूर्व बनने का कानून है, और संविधान के बाद के कानून की बात करता है अनुच्छेद 13 क्लाउज 2 में, ठीक है। अब दूसरी चीज 6 मौलिक अधिकार की बात करता है। इन 6 मौलिक अधिकार में पहला मौलिक अधिकार पढ़ते हैं हम लोग, जिसे समता का अधिकार कहा जाता है, ठीक है, 14 से 18 के बीच में। अनुच्छेद 14 जो था विधि के समझ समानता की बात करता है, ठीक है।
जबकि 15 में सामाजिक समानता की बात करता है। कैसे सामाजिक समानता की बात करता है उसके बारे में हम व्याख्या करते हैं। देखिए, किसी भी भारतीय नागरिक को जो होता है केवल धर्म, जात, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार को भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के स्थान पर जो होता है भेदभाव नहीं करता है। ये आर्टिकल 15 कहता है आपका, अनुच्छेद 15 आपका ये व्याख्या करता है, कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी है महिलाओं और बच्चों का विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 क्लाउज 2 में जो तो 4 में जो होता है SC ST को शिक्षा का विशेष सराहना दिया गया है। और 15 अनुच्छेद 15 क्लाउज 5 में जो था OBC को जो था उस शैक्षणिक संस्थाओं में जो था विशेष आरक्षण की बात कही गई है। आर्टिकल 15 की बात करेंगे। 16 की देखेंगे, अनुच्छेद 16 की बात करें तो अवसरों की समानता की बात करता है। अनुच्छेद क्लाउज 16 जो होता है और क्लाउज 1 में लोक नियोजन और नियुक्ति संबंधी सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। क्लाउज 2 में जो था किसी भी भारतीय नागरिक को धर्म, जात, मूल, वंश, लिंग या स्थान पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाता है। और 16 में निवास की अर्हता की बात करता है 16 क्लाउज 3 में। और क्लाउज 16 में जो होता है अनुच्छेद 16 क्लाउज 4 में जो होता है ST ST OBC महिलाओं को जो होता है विशेष आरक्षण की देने की बात करता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16 में। अनुच्छेद 16 क्लाउज 1 क्लाउज 4 क्लाउज का में जो होता है 77वां संविधान संशोधन 1995 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, 77वां संविधान संशोधन 1995 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण दिया जाता है, वहां पर उसकी बात करता है। अनुच्छेद 17 की देखेंगे, अनुच्छेद 17 जो होता है अस्पृश्यता या छुआछूत की अंत की बात करता है, अस्पृश्यता या छुआछूत की अंत की। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत की बात करता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इन उपाधियों के अंत की व्याख्या हम करेंगे। क्लाउज 1 में कहा कि सैन्य और शैक्षणिक संस्थाओं में उपाधियां दी जा सकती हैं, लेकिन और नहीं दिया जा सकता। सैन्य और शैक्षणिक संस्थाओं में राज्य जो होता है उपाधि दे सकता है। इसकी व्याख्या हमने किया, पढ़ लीजिएगा वहां पर, लेकिन अब यहाँ हम आर्टिकल बता रहे हैं। ठीक है, और क्लाउज 2 में कहा गया किसी भारतीय को उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। कोई भी भारतीय अगर किसी विदेश में जाकर के कोई उपाधि लेता है तो भारत के राष्ट्रपति से पूछना अनिवार्य होगा। ठीक है, ये आदेशात्मक है, निर्देशात्मक है। ठीक है, आदेशात्मक नहीं माना गया है इसे। ठीक है, आगे देखेंगे। क्लाउज 3 में क्या कहा गया कि भारत में कार्यरत विदेशी नागरिक को उपाधि लेने वाले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। ठीक है, अभी वही बात कही गई। भारत या विदेशी किसी भी देश में उपहार लेने से पहले राष्ट्रपति से पूछना अनिवार्य होगा। इस क्लाउज 1, 2, 3 और 4 में ऐसी बात कही गई है उपाधियों की। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में चर्चा की गया अनुच्छेद 19 से 22 में। अनुच्छेद 19 में क्या होगा, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 में जो था विचार, वाक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है, निवास करने की स्वतंत्रता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया यहाँ से। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा करके जो था इसे आर्टिकल 300 का में रख दिया गया है। इसे कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। ये आपका संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रह गया। इसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और अगला है व्यापार का अधिकार, आप व्यापार कर सकते हैं। व्यापार का अधिकार, आपातकाल लागू होने पर इन अधिकारों का निर्बंधन किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या कहा जाता है, दोष सिद्धि के संरक्षण के अधिकार की चर्चा की गई। 21 जो होता प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। 21 का में जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो होता है यहाँ पर जो होता है निःशुल्क और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किया गया 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। आर्टिकल 22 जो था कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध की संरक्षण बात करता है। ये आर्टिकल 22 की बात किया। अब देखेंगे 23-24 में क्या गया, शोषण के विरुद्ध का अधिकार आर्टिकल 23 जो था। अनुच्छेद 23 जो था मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम पर प्रतिबंध रखता है। किसी व्यक्ति को क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता है और किसी को जो होता है बंधुआ मजदूरी भी नहीं कराया जा सकता है, बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता। अगर आप किसी को कार्य किया कराए हैं तो आपको पेमेंट देना भी जरूरी होगा। ठीक है, दूसरा अनुच्छेद 24 जो था बाल श्रम प्रतिबंधित करता है। 14 वर्ष से कम उम्र के जो था किसी बच्चे को कार्य नहीं कराया जा सकता है। ये सरकार अनुच्छेद 24 के तहत रोकती है। ठीक है, अगला है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार।
25 से 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक जो होता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के। अनुच्छेद 25 में कहा गया धर्म की स्वतंत्रता है, ठीक है, आप किसी भी धर्म को मानिए। 26 में कहा गया, अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्यों में कर ना देने की स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी जो होता है आप कर दे या ना दे, इसमें जो कर देने की स्वतंत्र ना देने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता है, ठीक है, धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता की बात करता है। आगे देखेंगे, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, बोली, लिपि बनाए रखने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अल्पसंख्यक को जो होता है अपनी बोली, भाषा और लिपि बनाए रखने की सरकार स्वतंत्रता देती है, अर्थात संविधान स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में जो होता है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, बोली, लिपि बनाए रखने का शिक्षण संस्थान के जो होता है अधिकार में वो रख सकते हैं, अपने शिक्षण के स्थान में जो होता है शामिल कर सकते हैं, ठीक है। यह ऐसा अधिकार सरकार देती है। अब देखेंगे, हमने आपको बताया जो संपत्ति का अधिकार रखा गया है, आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। इसे संपत्ति का अधिकार था जो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया, और हमने आपको बता दिया आर्टिकल 300 काम में रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को, इसे जो था हटा दिया गया। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। 33 क्या कहता है, शक्तियों को लागू करने में संसद की शक्ति मानी जाएगी, ठीक है। भाग 3 में कहा गया है शक्तियों को सेना निधि का निर्बंधन होगा, और भाग 3 में ही शक्तियों का विधान कहा गया है, 35 में पूरी। इसकी व्याख्या आप जो होता है प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, पूरी व्याख्या किया गया। अब भाग 4 पढ़ेंगे हम लोग। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से 51 तक की चर्चा करेंगे, 36 से 51 तक की चर्चा करेंगे। भाग 36 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा केवल भाग 4 के लिए रखा गया। अनुच्छेद 37 न्यायालय में ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 37 का राज्य का नीति निदेशक तत्व जो होता है न्यायालय में वाद नहीं योग्य, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाद योग्य नहीं होता है, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था, अनुच्छेद 38 और 40 क्या कहता है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत। अनुच्छेद 38 कहता है सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 39 का जो होता है निःशुल्क विधिक सहायता की बात करेगा, 39 का निःशुल्क विधिक सहायता की बात करेगा। अनुच्छेद 40 गांधी जी द्वारा राम राज अर्थात पंचायती राज की व्यवस्था करेगा। ये पेट और यूपी पुलिस सारी जगह एग्जाम में ये पूछा गया, आर्टिकल 40 अर्थात गांधी का राम राज या पंचायती राज की व्यवस्था करेगा, ठीक है। ये निःशुल्क और विधिक सहायता 39 का कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। फिर अनुच्छेद 41 से 44 तक समाज की सहायता के बारे में बताया गया है। 41 में कहा गया कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार आपका है, आर्टिकल 41 में। 42 में प्रसूति में सहायता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्रसूति में सहायता 42वां संविधान अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 43 में मजदूरी में सहायता या प्रबंध की सहभागिता। 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सिविल समान सिविल संहिता की बात करता है, अर्थात अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। ये सारे क्वेश्चन जितने आर्टिकल अभी मैं आर्टिकल बता रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं इसका व्याख्या करूंगा, एक एक का बहुत व्याख्या करना पड़ेगा आपको, तभी आप समझ में पाएंगे। अभी सिर्फ याद करिएगा। शिक्षा 45 से 46 के बीच में कहा गया, आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 45 में जो था कहा गया है कि 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा होगा, लेकिन 86वां संविधान संशोधन के तहत जो था 14 वर्ष तक बच्चों को जो था निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान की व्यवस्था किया गया है, ठीक है। यहाँ 0 से 6 वर्ष की बात करेगा, लेकिन अनुच्छेद 21A के तहत जो होता है 14 वर्ष तक को बात करेगा। अनुच्छेद 46 में ST ATC OBC की जो था शिक्षा का प्रावधान के बारे में चर्चा किया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षा संबंधी। फिर स्वास्थ्य संबंधी बात करते हैं। अनुच्छेद 47 पोषाहार की बात करेगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन की बात करेगा। 48 का जो होता वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण का मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, कि वन और वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण जो होता किस आर्टिकल के तहत रखा गया, तो ये आपका आर्टिकल क 48 क में रखा गया। कब जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसलिए जो था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे,
कर्तव्य की बात करेगा। कर्तव्य 49 से 51 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण की बात करता है। इसको हम बात बताएंगे कि इसमें राज्यसभा जो होता है घोषित कर देता है, बाद में संसद में पारित करके जो होता है इसे रखा जाता है। कोई भी राज्यसभा इसे धरोहर घोषित कर सकता है। इसके बारे में जो था चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका की पृथक्करण की बात करेगा। और 51 जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और संधि की बात करता है। ठीक है, शांति और संधि की बात करता है यहाँ पर आर्टिकल 51। दोनों इंपॉर्टेंट है, 51 और 49। आगे देखेंगे 51 का में मूल कर्तव्य की बात किया गया। ठीक है, इसे 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, इसमें रखा गया। भाग 5 में चलेंगे, केंद्रीय प्रशासन। अब यहाँ पर अनुच्छेद 52 से 51 तक की चर्चा की गई। तो पहले चलते हैं कि आपको दिखाते हैं कि अध्याय 1 में कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। अध्याय 1 कार्यपालिका की बात करेगा। यहाँ पर राष्ट्रपति की बात करेंगे पहले। 52 से अनुच्छेद 52 से 62 तक जो होता आप राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल याद रखिए। बस इतना याद करिए, अगर राष्ट्रपति का कुछ भी पूछा जाता है तो आपका आर्टिकल 52 से 62 तक जो होता है बस 10 आर्टिकल आपको याद करना पड़ेगा, इसी में काम चल जाएगा, राष्ट्रपति की पूरी चर्चा हो जाएगी। देखिए कैसे। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पद की बात करेगा। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका शक्तियां की बात करेगा। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन मंडल की बात करेगा। 55 में निर्वाचन प्रक्रिया बात करेगी। 56 में कार्यकाल की बात करेगा। 57 में पुनर्निर्वाचन की बात करेगा। 58 में जो होता है योग्यता की बात करेगा। 59 में शर्तें और 60 में शपथ की बात करेगा। 61 में पद से हटाना महाअभियोग प्रक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट 5 स्टार, ये आर्टिकल 61। 62 में नए राष्ट्रपति बनाने की अवधि 6 माह की बात की गई है। 72 में क्षमा की शक्तियाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा की शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, फिर आपको याद करना होगा 63 से 73 तक उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में याद करना होगा। उपराष्ट्रपति 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 64 में कहा गया। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य की बात किया गया। अनुच्छेद 66 में निर्वाचन की बात किया गया। अनुच्छेद 67 में कार्यकाल की बात किया गया। 68 में नए राष्ट्रपति या विधि बनाने की अवधि की बात किया गया। ठीक है, 69 में जो होता शपथ की बात किया गया। 69 में किसकी शपथ की बात किया गया। इसके बाद तीसरा प्रधानमंत्री आते हैं, जो 77 से 78 तक की चर्चा करेंगे, उसमें प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद जो होता है गठन किया गया है। ठीक है, जो होता मंत्रिपरिषद का गठन किसके सलाह की, प्रधानमंत्री की सलाह पर अथा किया गया, लेकिन ये राष्ट्रपति की सहायता के लिए किया गया। आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा किया जाता है। देखेंगे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। प्रधानमंत्री की जो नियुक्तियाँ होती हैं 75 में है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, ये भी होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रधानमंत्री इस्तीफा देने में मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते तो मंत्रिमंडल क्या होगा, भंग हो जाएगा। 75 में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होंगे। 75 क्लॉज 5 में कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की बात करता है, अटॉर्नी जनरल का। अनुच्छेद 77 समस्त काम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे, आर्टिकल 77 के अनुसार। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा करता है, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य की चर्चा करता है। फिर अध्याय 2 में पढ़ेंगे तो विधायिका की बात करेंगे। अध्याय 2 विधायिका 79 से 123 तक बात करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 79 में जो होता संसद की बात की गई है। 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में परिसीमन आयोग की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आपका। आगे 83 में यहाँ पर चर्चा जो 83 में की गई है वो आपका जो होता है 83 में किसकी चर्चा की गई, संसद के दोनों सदनों की अवधि की चर्चा की गई है। 64 में जो होता है अनुच्छेद 64 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात की गई। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के संसद सत्र बुलाना और विघटन करने की बात की गई है। 85 में जो था संसद के प्रत्येक सदन में बैठक के 6 माह के जो होता 6 माह से अधिक अंतर नहीं होगा, उसके बारे में चर्चा की गई। आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण है। आर्टिकल अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात कही गई है। ठीक है, और जो था
अनुच्छेद 88 में जो होता है, महान्यायवादी एकमात्र गैर सदस्य संसदीय सदस्य जो संसद की बैठकों में भाग लेता है लेकिन मतदान नहीं दे सकता है। 21 आर्टिकल देखिए, महान्यायवादी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। एकमात्र गैर संसदीय सदस्य होता है जो संसद की बैठक में तो भाग लेता है लेकिन मतदान देने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 88 में बात किया गया। लेकिन अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, 50-50% हो गया, तो महान्यायवादी किसी को अपना एक मत दे करके उससे राष्ट्रपति का चुनाव जो था राष्ट्रपति का पद दे सकता है। यहाँ पर महान्यायवादी का मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति की बात की गई है। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात कही गई है। 97 में आपके सभापति उपसभापति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते की बात की गई है। 100 में गणपूर्ति, 101 में रिक्तियां, 102 में लाभ का पद होगा, 103 में लाभ के पद का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। 105 में संसदीय विशेषाधिकार की बात कही गई है। 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात कही गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संयुक्त अधिवेशन की, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार देंगे। धन विधेयक किस अनुच्छेद के तहत? 110, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की बात करता। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक की बात करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वित्त विधेयक की बात करेगा। यहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट की बात करता है। बजट की चर्चा 112 में की गई। अनुच्छेद 114 में जो होता है विनियोग विधेयक की चर्चा करता है। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है, राष्ट्रपति का अध्यादेश के बारे में चर्चा करता है। फिर आपका न्यायपालिका करेंगे, हम न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। पहले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। 124 इसमें NJSC की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन। 126 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। 127 में आपके जो होता है अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई। 128 में उच्चतम न्यायालयों की बैठक में न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात की गई है। अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय की बात किया गया, रिकॉर्ड कोर्ट जिसे कह सकते हैं। अनुच्छेद 130 में स्थान की बात की गई है। 131 में आरंभिक अधिकारिता। 132 में जो होता आपका जो होता है संवैधानिक मामलों के जो होता अपील की बात की गई है। 133 में दीवानी मामलों की अपील। 134 में फौजदारी मामलों की अपील और 136 में विशेष मामलों की अपील की बात की गई है। यहाँ पर जो होता अनुच्छेद 137 की बात करें तो न्यायिक पुनर्वलोकन की बात की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यायिक पुनर्वलोकन की बात की गई है। 139 भी सुप्रीम कोर्ट की रीट जारी करने की शक्ति बात की गई है, रीट जारी करने की शक्ति। और अनुच्छेद 143 में सलाह की शक्ति दी गई। किसकी? सलाह की शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। ये रखा गया आपका। अब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करें, 214 में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात की गई है। अनुच्छेद 215 में हाई कोर्ट के अभिलेख न्यायालय रिकॉर्ड कोर्ट होंगे और 226 में हाई कोर्ट के रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय की बात करेंगे हम तो अनुच्छेद 233 लोअर कोर्ट की बात कही गई, ठीक है। अनुच्छेद 233 जो होता है यहाँ पर लोअर कोर्ट की बात कही गई है, ठीक है। 233 में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सृजन पद की बात करें तो 148 में। अनुच्छेद 149 में कार्य और शक्तियों की चर्चा है। अनुच्छेद 150 में प्रारूप है और 151 में रिपोर्ट की बात कही गई है, ठीक है। चलिए भाग 6 में देखेंगे राज्य प्रशासन, भाग 5 में केंद्र प्रशासन देखें। अब भाग 6 में आप देखिए राज्य प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। 152 से 237 के बीच में राज्य प्रशासन के बारे में। पहले राज्यपाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्यपाल का। राज्यपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 153 में राज्यपाल का पद होता है, पेट के एग्जाम में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था। 153 में राज्यपाल की पद है। 154 में राज्यपाल की शक्तियां हैं। 156 में राज्यपाल की नियुक्तियां हैं और 156 में कार्यकाल की बात करता है। तो राज्यपाल की नियुक्तियां 155 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की शक्तियों की बात करें 154 में और पद की बात करें 153 में। अगर योग्यता की बात करें तो 57 अनुच्छेद 57 के तहत 157 के तहत योग्यता है। अनुच्छेद 158 के तहत शर्तें हैं और अनुच्छेद 159 के तहत शपथ की बात कही गई है।
अनुच्छेद 160 जो होता है राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन की बात करता है, ठीक है 160। और 161 जो होता है क्षमा की शक्ति की विवेचना की गई है। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमा शक्ति की विवेचना की गई। अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तारण की बात करता है, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की इसमें बात करता है। मुख्यमंत्री की बात करें हम, चलेंगे हम मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं। तो मुख्यमंत्री में जो होता है 163 में मंत्रिपरिषद जो होता है एक स्थापना की जाएगी, और 164 में जो होता मुख्यमंत्री होगा। और इसमें जितना सामूहिक करार जैसे प्रधानमंत्री का जो होता था उसी तरह से मुख्यमंत्री का भी जो होता सारी चीज मुख्यमंत्री को होगा, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अनुच्छेद 165 महाअधिवक्ता की बात की गई है। 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। और 213 जो होता है राज्यपाल का अध्यादेश की बात किया गया है। हम राष्ट्रपति के वीटो की बात कर ले तो अनुच्छेद 111 जो होता है अंत्यतिक वीटो की बात किया गया, जिसे जेबी पॉकेट वीटो या एब्सोल्यूट वीटो के नाम जाना जाता है। अनुच्छेद 34 जो होता है सस्पेंशन वीटो है, जिसे निलंबनकारी वीटो की बात की गई है। ये होता है राष्ट्रपति का वीटो। ये दो वीटो याद रखिएगा, अंत्यतिक वीटो जेबी वीटो जिसे कहा जाता है जेबी वीटो, जैसे अंत्यतिक वीटो मतलब जेब में रखने वाला वीटो, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो। निलंबनकारी वीटो जिसे सस्पेंशन वीटो कहा जाता है। ये दो वीटो जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि राज्यपाल के द्वारा कौन सा वीटो दिया जाता है, अंत्यतिक वीटो भी जारी किया जाता है, निलंबनकारी वीटो। और अनुच्छेद 201 के तहत जो होता है स्वविवेक वीटो भी जारी कर सकता है राज्यपाल, ठीक है। इन तीन अनुच्छेद 200 के तहत अंत्यतिक वीटो, 163 में निलंबनकारी वीटो, और 201 में स्वविवेक वीटो जारी कर सकता है। ये तो आपका राज्य विधानमंडल की बात कर दें तो एक अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की स्थापना की बात की गई है। 169 में विधान परिषद और 170 में विधानसभा, तीनों याद रखेंगे आप। 168 के तहत विधानमंडल, 169 में विधान परिषद और 170 में विधानसभा की स्थापना की चर्चा की गई है। अब हम केंद्र शासित प्रदेश भाग 8 में आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश 239 से 242 तक की चर्चा करेंगे। देखिए 239 में केंद्र शासित प्रदेश का जो होता प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। 239 में विधानसभा जो होता संसद के द्वारा चलाया जाता है। और 240 में नियम कानून जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन किया जाता है। और 241 में हाई कोर्ट जो होता है संसद के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर रखा गया। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज परिभाषा जो होता है 243 में ग्राम सभा का गठन है, 243 बी में गठन और संरचना। बस 243 याद रखिएगा, जितना भी 243 EH तक चला जाएगा वो रखा गया राज्यसभा का, ठीक है। इसको व्याख्या करेंगे। और नगर निगम का जो होता है भाग 9 243 P से Z तक जो होता है ये किसका है, नगर निगम की बात करेगा। तो इसकी शक्तियों का कोई वो चित्र नहीं है, यहाँ पर नहीं रखे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाग 10 में देखेंगे अनुच्छेद 244 राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को जो होता है SC घोषित कर सकता है। अर्थात यहाँ पर जो होता है किसी क्षेत्र को जो होता है SC घोषित करने का, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको, आर्टिकल 244 के तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को जो होता है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है, या अनुसूचित जाति, ठीक है। और 244 ए के ही तहत जो होता है राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को ST घोषित कर सकता है। तो 244 सिर्फ याद कर लीजिए, 244 राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 244 में कहा गया राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को SC या ST घोषित कर सकता है। इसको इतना ही याद कर लेंगे, तभी जो होता है जरूरी नहीं वहाँ पर रखा जाएगा। हम भाग 11 में चलेंगे। केंद्र राज्य विधायी संबंधियों के बारे में चर्चा करें तो 245 जो होता है विधायी शक्तियों के विभाजन की बात करता है। और 246 जो होता है अनुसूचित 7 के अनुसार सूची विभाजन की बात करता है। अभी बताएं उसमें आगे 200 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 262 जो होता है नदी जल बंटवारे का निपटारे की बात करता है। और 263 जो होता है अंतर्राज्यीय परिषद की बात करता है, अंतर्राज्यीय परिषद की चर्चा करता है। लास्ट देखेंगे भाग, लास्ट नहीं चलिए और सब पढ़ा देते बता देते हैं आपको। भाग 12 में देखेंगे केंद्र राज्य कार्यपालिका के संबंध में पढ़ेंगे हम 264 और 300 में। 266 संचित निधि और लोक रेखा निधि की बात करेगा। 267 में आकस्मिक निधि की बात करता है, आकस्मिकता निधि की बात करेगा।
280 केंद्रीय वित्त आयोग की बात करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों हैं, याद रखिएगा, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय वित्त आयोग की बात करेगा। अनुच्छेद 292 केंद्र सरकार का ऋण लेना विदेशों से, और 293 राज्य सरकार का ऋण लेना केंद्र सरकार से चर्चा की गई। और अनुच्छेद 300 का में जो होता है संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया या विधिक अधिकार बना दिया गया। भाग 13 की बात करेंगे, केंद्र राज्य व्यापारिक संबंध में। 301 के तहत जो होता है व्यापार, वाणिज्य और समान समागम की स्वतंत्रता की बात की गई है। भाग 14 में बात करेंगे, 310 के तहत आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 310 के तहत जो होता है लोक सेवक अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत राज्यों सेवाओं के संदर्भ में राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। ठीक है। 311 में लोक सेवकों को गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करेगा। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किस आर्टिकल में किया गया? 312 में किया गया, राज्यसभा की द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 315 में पीसीएस, यूपीएससी या जेपीसीएससी के आयोग की बात करता है। 316 में नियुक्ति है और 317 में हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। 319 में जो होता है यूपीसीएस, यूपीएससी या जेपीएस कौन और कोई काम नहीं कर सकते हैं की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 23 में जो होता है रिपोर्ट की बात कही गई है। चलिए भाग 14 में देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाग 14 के बाद अभिकरण 323 का से 323 खा में अनुच्छेद 310 के का के तहत जो होता है प्रशासनिक अधिकरण की बात कही गई है, और 300 खा में अन्य विषयों का अधिकरण कहा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका भाग 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्वाचन आयोग। 323 से 329 तक निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई। अनुच्छेद 323 से 329 तक जो होता है निर्वाचन आयोग की चर्चा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है, और 326 में वयस्क मताधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 323 में निर्वाचन आयोग और 326 में वयस्क मताधिकार की चर्चा इसमें की गई है। भाग 16 में जो होता है एससी ओबीसी की बात की गई। ठीक है। यहाँ पर 330 से 342 यहाँ पर देखेंगे 330 में जो था लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण की चर्चा की गई। आर्टिकल लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण आर्टिकल 330 के तहत। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत की आर्टिकल 331 के तहत। 332 के तहत जो था विधानसभा में एसटी एसटी को आरक्षण की बात की गई है। और 333 में जो होता है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनयन किया जाएगा विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा जो होता है वो जो होता है आपका 333 में चर्चा की। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके रखे गए। 338 में एससी आयोग और 338 ए में एसटी आयोग और 340 में ओबीसी आयोग की बात की गई है। 41-42 को हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है। भाग 17 में देखेंगे, आपको भाग 17 पढ़ने के लिए पूरा भाग अगर डिटेल पढ़ना है तो आप चले जाइए 343 से 351 तक हमने पढ़ाया, डिटेल अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, प्ले लिस्ट में चले जाइए, भाग 17 वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा के पूरे। भाग 18 में पढ़ लेते हैं। देखेंगे 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 356 में संवैधानिक आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन कहा जा सकता है। और 360 में वित्तीय वित्तीय आपातकाल आज तक कभी भारत में नहीं लगा है। ठीक है। अनुच्छेद 19 देखेंगे। अनुच्छेद 19 में राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रकृति की बात की गई है। 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल को गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में बात किया गया है। ठीक है। 361 में संविधान संशोधन की बात करें 368 में जो होता है संविधान संशोधन की चर्चा की गई। भाग 20 में मोस्ट इंपोर्टेंट भाग 20 संविधान संशोधन की चर्चा है अनुच्छेद 368 में। भाग 21 में देख लेंगे संक्रमणकालीन उपबंध है। ठीक है। 370 के तहत जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध की बात की गई है। 71 जो होता है अन्य राज्यों के संबंध में अस्थायी उपबंध की बात करता है। लास्ट भाग देखेंगे भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी और पाठ का निष्कर्षण की बात किया गया यहाँ पर। तो इसके लिए जो होता है भाग 22 पे जो होता है हमने बताया ना, यहाँ पर भी जो होता है वहाँ पर आप चले जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो होता है पूरे के पूरे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो होता है रखा गया। तो ये हमारा पार्ट 1 हुआ।
अब कल जो होता पार्ट 2 में जो होता पूरी संविधान की व्याख्या करेंगे। 3 पार्ट में आपका पूरा संविधान, अब कल से व्याख्या पढ़ाएंगे। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या होगी हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, जो व्याख्या मोस्ट हो, जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत कम समय में इसे जो होता रिपीट आप कर सकते हैं और पढ़ के जा सकते हैं, एक नोट्स भी बना सकते हैं। तो और नोट्स के साथ जो होता पार्ट 2 में बहुत अच्छे से आपको इसमें बताया जाएगा।